तो देखिए, सलूम्बर से जीत हासिल करने के बाद शांता देवी को आप सुन रहे थे, हमारे सहयोगी और रेजिडेंट एडिटर रवि शर्मा उनसे खास बातचीत कर रहे थे और यहाँ पर खुशी जाहिर उन्होंने की है। लेकिन वाकई में जिस तरीके से उपचुनाव के राजस्थान में ये परिणाम सामने आए हैं, इसे क्या मानकर चला जाए कि सरकार के कामों पर मोहर लगा दी है जनता ने, या फिर कांग्रेस उस मजबूती के साथ चुनाव नहीं लड़ी जितना लड़ना चाहिए था। राजस्थान में विधानसभा उपचुनाव के नतीजे सामने आ रहे हैं। 5 सीटों पर क्लियर हो चुका है, भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की, तो वहीं 1 पर कांग्रेस, तो 1 सीट पर बीएपी ने जीत हासिल की। तो देखिए, झुंझुनू की बात करें तो राजेंद्र बाबू ने जीत हासिल की, तो वहीं सलूम्बर से आखिरी समय तक फाइट टाइट रही यहां पर, लेकिन आखिरी समय में जब तस्वीर क्लियर हुई तो भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट ने जीत हासिल कर ली। और देखिए, खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आपसे परिचय करा देते हैं, क्योंकि अब चर्चा की एक बार फिर से शुरुआत कर लेते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रताप राव जी जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है प्रताप जी आपका। साथ ही साथ कांग्रेस से डॉक्टर राजेंद्र मेघवाल जी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और हमारे सहयोगी दिनेश डांगी जी और साथ ही साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रताप जी, सबसे पहले आप ही का रुख करना चाहेंगे। आज खुश तो बहुत होंगे आप, क्योंकि राजस्थान में जिस तरीके से जीत हासिल की है और इतिहास रचा गया एक तरीके से, क्योंकि सत्ताधारी पक्ष ने पहली बार ऐसा हुआ है कि उपचुनाव में इतनी संख्या में सीटें जीती हों। क्या कहेंगे आप? हाँ बिल्कुल, जिस तरह की जीत हुई है निश्चित तौर पे ऐतिहासिक जीत है। इस जीत के मैं 3 बातें बताना चाहता हूं कि नेतृत्व के तौर पे हमारे सामने नेतृत्व था संवेदनशील मुख्यमंत्री भजनलाल जी का। दूसरी ओर घमंड में चूर डोटासरा का। तो घमंड में चूर नेतृत्व को जनता ने नकार दिया है। हमारे पास संगठित कार्यकर्ताओं की और समर्पित कार्यकर्ताओं की फौज थी, दूसरी ओर आपस में लड़ते हुए कांग्रेस का कुनबा था, तो उस कुनबे की हार हुई है। तीसरी विचारधारा की, एक और जातिगत जनगणना जैसे मसलों को लेकर, आरक्षण को लेकर हिंदुओं को बांटने की षड्यंत्र रचने वाली कांग्रेस की विचारधारा थी। दूसरी ओर भाजपा की बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो नेक रहेंगे के विचार के साथ हम जनता के बीच गए थे, और जनता ने एक रहेंगे नेक रहेंगे उस विचार को समर्थन दिया है। तो विचार के तौर पे, संगठन के तौर पे, नेतृत्व के तौर पे ये हमारी बड़ी जीत है। जनता ने मोहर लगाई है। इसी बात की हमको खुशी है कि हमने जो सोचा था, हमने जो किया, उसे जनता ने स्वीकार किया है। 11 महीने की जो भजनलाल जी की सरकार है उसके कामकाज पे मोहर लगी है। निश्चित तौर पे अब ये भजनलाल सरकार इस मोहर के बाद और तेजी से राजस्थान के विकास में काम करेगी। ठीक है, राजेंद्र जी आप क्या कहेंगे? क्योंकि भाजपा ये कह रही है जैसा हमने सोचा था वैसे ही हुआ है। मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कांग्रेस ने ऐसा तो नहीं सोचा होगा। देखिए, जहाँ तक इन चुनाव परिणामों की बात है तो निश्चित रूप से हमारे लिए इतना उत्साहवर्धक नहीं रहे परिणाम, लेकिन दौसा की सीट हमने जीतकर भाजपा को कड़ी चुनौती दी है, क्योंकि जिस तरीके से भाजपा ने पूरी सरकार और संगठन, मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री के भाई पूरी तरीके से जिस तरीके से मैदान में थे और वहाँ पर मुख्यमंत्री जाकर भी अपने प्रत्याशी को नहीं जिता पाए, तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव जीता और हमारे कैंडिडेट को जिस तरीके से ये बहुत ही हल्का मान रहे थे उसने चुनाव जीता है। और उसके साथ में दूसरे जो जगह है वहाँ पर जिस तरीके से हमारा वोट कटा है, जिस तरीके से चाहे झुंझुनू की बात हो, चाहे देवली उनियारा की बात हो, तो निश्चित रूप से हम लोग इस पूरे के पूरे चुनाव परिणाम की, जो खासकर उपचुनाव के चुनाव परिणामों की समीक्षा भी करेंगे और जो भी जिस जगह पे भी जो हमें कमी लगेगी हम उस पर दोबारा से सुधार करने का प्रयास करेंगे। जी योगेश, ये चिंतन मनन का समय आपके लिए, लेकिन सबसे बड़ी बात, आप 84 में तीसरे नंबर पर, सलम्बुर में तीसरे नंबर पर, खींवसर में तीसरे नंबर पर, देवली उनियारा में तीसरे नंबर पर, और झुंझुनू में तो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने के स्टाफ ने 3-3 बार आपके सांसद को कहा टूर प्रोग्राम, तब भी पीसी चीफ को नहीं बुलाया गया झुंझुनू के अंदर, चुनावी प्रचार नहीं करने दिया गया। पीसीसी चीफ के कहने से दौसा में न टिकट दिया गया, न देवली में दिया गया, न झुंझुनू में दिया गया। और इसके साथ ही पूरी जो चुनाव की रणनीति थी उसमें कांग्रेस का एक मुखी होकर अभाव रहा। सचिन पायलट, अशोक गहलोत और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डोटासरा, तीनों एक मंच पर पूरे 7 चुनाव में नहीं दिखे। तो ये बड़ा सवाल है कांग्रेस के ऊपर। देखिए योगेश जी, जहाँ तक टिकट वितरण की बात है तो टिकट वितरण भी पूरी तरीके से हमने बेहतर से बेहतर प्रत्याशी देने का काम किया। जहाँ तक चाहे 84 से महेश रोत को टिकट देने की बात हो,
चाहे सलूम्बर से रेशमा जी को टिकट देने की बात हो, चाहे अमित ओला जी को देने की बात हो, चाहे रामगढ़ से आर्यन जुबैर को देने की बात हो, तो हमने युवा और पूरी तरीके से जिस तरीके से हमने डीसी बैरवा जी को टिकट दिया दौसा से, तो ये तमाम वो चेहरे थे जिनको कि ये फर्स्ट टाइम चुनाव लड़ने वाले लोग थे और युवाओं की एक लंबी फहरिस्त में से निकल कर आए। तो हमने हमेशा से ये कोशिश की कि बेहतर मतलब परिणाम हो, लेकिन निश्चित रूप से जनता तय करती है कि कौन जीतता है कौन हारता है, तो ये जनता का फैसला है। और जो भी जिस स्तर पे भी जो चीज़ें रही है और पार्टी के अंदर जो भी बात है वो संगठन स्तर पर उसकी चर्चा भी की जाएगी और उसके ऊपर मंथन किया जाएगा। लेकिन इनको मैं कांग्रेस की परफॉर्मेंस बता देता हूँ। 7 सीटों पर दौसा सीट महज 2300 वोटों से लीड लिए, अभी आधिकारिक रूप से रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है। 4 सीटों पर 3 नंबर पर रहे। जमानत जब्त हुई है खींवसर में महज वोट मिले 5454 वोट और 84 सीट पर कांग्रेस को वोट मिले 15,915 वोट। संभवतः यहाँ भी जमानत जब्त हो चुकी है क्योंकि पिछली बार ताराचंद भगोरा की 26,000 वोटों में जमानत जब्त हुई थी। सलूम्बर में कांग्रेस को वोट मिले 26,760 वोट और हाँ यहाँ जमानत बच चुकी है। और देवली उनियारा में देखिए आपके जो कैंडिडेट को वोट मिले उससे तकरीबन डबल यानी 31,000 कैसी मीणा को वोट मिले और करीब 60,000 के आसपास नरेश मीणा को वोट मिले। जिस तरह उम्मीदवारों का चयन हुआ और उसके बाद चुनाव लड़े, कई सीटों पर तो गई नहीं या झुंझुनों पर बुलाया नहीं, तो ऐसे लग रहा था कि थाली में परोस कर कांग्रेस ये जीत है वो बीजेपी की तरफ यहाँ पर कर रही थी, क्योंकि कांग्रेस का तो वंशवाद परिवारवाद दोनों जगह नकार दिया, चाहे विजेंद्र ओला के बेटे हो, कितने दिग्गज नेता हो, और रामगढ़ में तो सहानुभूति का कार्ड भी। सवाल दीपिका मेरा प्रताप जी से है कि जिस तरह महाराष्ट्र की जीत है महायुति की, उसके पीछे विचार परिवार का एक बड़ा रोल प्ले रहा। संघ परिवार का जो पर्दे के पीछे हमेशा काम रहता है, और क्योंकि नागपुर महाराष्ट्र में है जहाँ संघ का मुख्यालय है, किस तरह से देखते हैं? हाँ, निश्चित तौर पे देखिए, पहली बात तो ये थी कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव के बाद ही कांग्रेस और विपक्षी दलों ने जिस तरह से देश को बांटने की शुरुआत की थी, जातिगत जनगणना और आरक्षण जैसे मुद्दों को लेकर जिस तरह से हिंदुओं को बांटने की कोशिश शुरू की थी, जिस तरह से वक्फ जो अमेंडमेंट बिल है उसको लेकर कांग्रेस ने अपना स्टैंड लिया था, साफ तौर पे जाहिर था कि कांग्रेस और विपक्षी दल एक अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए, वोट बैंक बनाने के लिए हिंदुओं को बांटने की साजिश रच रहे हैं। और ये संघ सही तो जितने भी राष्ट्रीय शक्तियां उनके लिए एक चुनौती भी थी। निश्चित तौर पे सारी की सारी राष्ट्रीय शक्तियां इस बार इन सब मुद्दों को लेकर मैदान में उतरी। बटेंगे तो कटेंगे नारा इसीलिए आया क्योंकि बांटने की जब साजिश थी, बांटते बांटते और एक धर्म विशेष के लोगों का आधिपत्य स्थापित करने की जब कोशिश हो रही थी, तो ऐसे में वहां एकजुट हुए। संघ ने उसमें बड़ी भूमिका निभाई। निश्चित तौर पे संघ के स्वयंसेवक, देखिए संघ अपने संगठन के तौर पे काम नहीं करता, लेकिन स्वयंसेवकों ने गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाकर जिस तरह से लोगों को जगाया, लोगों को जोड़ा और उन्हें मतदान करने की अपील की, मतदान भी राष्ट्रीय हितों के लिए करने की अपील की। उसका असर था कि इस बार महाराष्ट्र का परसेंटेज ऑफ वोटिंग वो बढ़ा, और बड़ा वोटिंग परसेंटेज यहाँ तक कि मुंबई जैसे शहर में जहां हम कल्पना नहीं करते, हम जानते हैं कि जयपुर के भी जो पॉश इलाके हैं वहां किस तरह पोलिंग कम होती है, तो मुंबई की तो हालत और भी खराब है। वहां 40-42% जहां पोलिंग होती थी वहां इस बार 55% 56% तक पोलिंग हुई। तो ये साफ तौर पर जाहिर है कि जो राष्ट्रवादी शक्तियों ने काम किया, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों ने काम किया, उसका असर धरातल पर आया। और निश्चित तौर पे ये विचारधारा की एक बड़ी जीत है। महाराष्ट्र के साथ ही देश की अब फिजा बदलेगी, और ये जो बार बार अल्पसंख्यक वोट बैंक के नाम पर जो भारत पर शासन करने की ये जो बार बार कोशिश होती है, ये खत्म होगी और हिंदुओं को बांट कर हिंदुओं को पीछे करने की कोशिश। एक रहे हैं तो सेफ रहे हैं, आप ये मान रहे हैं? जी राजेंद्र जी, तो क्या आप लोग एक नहीं रहे इसलिए अनसेफ हो गए? देखिए, ऐसा नहीं है। जहाँ तक एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, जिसमें इनके खुद के ही नेता, चाहे पंकजा मुंडे जी की बात हो, चाहे अजीत पवार की जो इनके अलायंस पार्टनर थे, इन्होंने ही इनके इस दावे का विरोध किया था। और ये दावा इन्होंने पूरे चुनाव के अंदर, चाहे झारखंड की बात हो, चाहे महाराष्ट्र की बात हो, सब जगह चला। तो ये नहीं कह सकते कि इसी नारे की बदौलत जीते हैं। तो ये एक बात है कि देश एक है, सबसे बड़ी बात है कि ये देश एक है, और इस देश का हर नागरिक, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, चाहे पारसी है, चाहे कोई भी है, चाहे दलित है, चाहे आदिवासी है, सब के सब एक है। बार बार सिर्फ एक धर्म विशेष को लेकर जिस तरीके से पोलराइजेशन की बात करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं इनकी जो बदनीयती है उसी को ही उजागर करता है। और जिस तरीके से मुझे जहाँ तक लग रहा है, महाराष्ट्र के चुनाव में जिस तरीके से धर्म
धन बल का प्रयोग हुआ, क्योंकि एक तो मामला हमारे सामने ही आ गया था जिसके चुनाव से एक दिन पहले ही जिस तरीके से इनके राष्ट्रीय महासचिव, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के भी दावेदार रहे और अमित शाह के खास हुआ करते थे, उनके पास में 5 करोड़ रुपया पकड़ा गया। तो नाना पटोले का भी आया ना 235 करोड़ का। सुन लीजिए नाना पटोले का भी आया, आप वो भी बताइए। 235 करोड़ रुपए देखिए, जो बिटकॉइंस के इशू करा के और उसको खर्च किया गया। देखिए, आप सिर्फ और सिर्फ ये धन बल किसके पास है? शरद पवार के पास कम है। सवाल ये है कि आज जिस व्यक्ति के लिए इन्होंने महाराष्ट्र को, पूरे महाराष्ट्र को या पूरी मुंबई को छोक दिया है, उस आदमी की अंतर्राष्ट्रीय छवि पे असर पड़ा है। दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति अमेरिका के अंदर उसके नाम से जो मतलब गिरफ्तारी के वारंट जारी हो चुके हैं। तो सरकार आके जवाब दे कि जिस व्यक्ति को एक प्रोजेक्ट दिया गया उस व्यक्ति पे ये कोई पहली बार आरोप नहीं लगाइए, इससे पहले भी 4-5 देखिए, आप बार-बार आरोप लगाते रहे, आरोप लगा के भागते रहे हैं। देखिए, एक भी आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं कि भाजपा के प्रवक्ता? पहले तो ये तय कर लीजिए। सवाल ये है कि जब अडानी पे सवाल करते तो भाजपा के प्रवक्ता क्यों जवाब देते? क्या ये रिश्ता क्या है? राहुल गांधी अडानी अंबानी के साधनों का उपयोग करने के बाद आप उसके तिजोरी का विरोध क्यों करते हैं? आप उसके तिजोरी के पैसे से राहुल गांधी जॉर्ज सोरोस के मानस पुत्र हैं। अरे छोड़िए ना, सरकार को तोड़ना चाहते हैं, देश को पीछे करना चाहते हैं। सरकार वो अपना नैरेटिव फैलाकर मजबूत भारत को खत्म करना चाहते हैं। और जॉर्ज सोरोस उनके हाथ की नौटंकी 11 साल से सरकार है। अगर आपको किसी का राहुल गांधी, लेकिन जॉर्ज सोरोस के इशारे पे काम करते हैं राहुल गांधी, और इसलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका से बदनाम करना ये उनकी आदत है। जारी हुए राहुल गांधी का केवल एक काम है, देश को कमजोर करना। देश को कमजोर करना केवल एक काम है राहुल गांधी का। कुकर्मों का देश को आगे बढ़ते हुए देखना नहीं चाहते। राहुल गांधी का केवल एक काम है, देश को आगे नहीं बढ़ने देंगे। आरोप प्रत्यारोप आप लोग लगा रहे हैं, लेकिन ये तो साबित हो राहुल गांधी देश के टुकड़े करना चाहते हैं, देश को कमजोर करना चाहते हैं। जनता ने बता दिया नहीं, राहुल गांधी के साथ नहीं है वो। योगेश जी आपका रुख करना चाहेंगे। योगेश जी आगे बढ़ते, महाराष्ट्र के बाद झारखंड की बात कर लेते हैं, क्योंकि भाजपा ने जिस एग्रेसिव तरीके से वहां पर प्रचार किया, प्रसार किया, लेकिन बेशक एक सीट ज्यादा जरूर नजर आ रही है, लेकिन जिस उम्मीद के साथ प्रचार हुआ था, घुसपैठ का मुद्दा उठाया गया, महिलाओं का मुद्दा उठाया गया और तमाम जो बेरोजगारी का, रोजगार का मुद्दा उठाया गया, लेकिन उसके मुताबिक क्या परिणाम आपको नजर आ रहे हैं? लेकिन खासतौर पर कांग्रेस के प्रदर्शन को देखा जाए तो कांग्रेस का प्रदर्शन पिछली बार से और खराब रहा है झारखंड में। देखिए, झारखंड में हेमंत सोरेन की जीत है और झारखंड में मैया योजना की जीत है जो हेमंत सोरेन लेकर आए थे। और जिस तरह महाराष्ट्र में महिलाओं का जबरदस्त सपोर्ट वहाँ महायुति को मिला, बीजेपी और एनसीपी शिवसेना संधे को मिला, वैसा ही सपोर्ट यहाँ महिलाओं का झारखंड में जेएमएम और कांग्रेस गठबंधन को मिला। तो ये एक तरह से कहा जाए इंडिया ब्लॉक के पास एक राज्य रहा। ये राज्य भी अपने आप में मिनरल्स और तमाम खनिज संसाधनों से लबरेज राज्य कहा जाता है झारखंड, और एक संजीवनी मिल गई यहाँ पर झारखंड के प्राप्त होने से। लेकिन महाराष्ट्र की जो हार है, मैं प्रताप जी सहमत होंगे मेरी बात से, ये ठीक वैसी ही हार है जब राजस्थान में 21 सीटों पर भी कांग्रेस सिमट गई थी, और ठीक उसी तरह एक प्रचंड बहुमत के साथ महायुति की महाराष्ट्र में सरकार बनी और 55 पर इंडिया ब्लॉक आकर सिमटता हुआ नजर आया। तो एक शरद पवार युग का सूरज जो था वो अस्त हुआ, ये भी हमने इस परिणामों से देखा। और राजस्थान में भी अगर 7 विधानसभा उपचुनावों की बात करें, जो दिग्गजों की साख थी, प्रतिष्ठा थी, वो पूरी तरह यहाँ दांव पर लगी और हनुमान बेनीवाल का खींवसर का किला ढह गया। कई सालों बाद ये किला हनुमान बेनीवाल के हाथ से छिटक गया। जहाँ उन्होंने अपने भाई को जीत दिलाई थी, वहीं वो अपनी पत्नी को नहीं जीत दिला पाए। ठीक उसी तरह ओला परिवार का झुंझुनू का किला ढह गया। तो ये तिलिस्म था बेनीवाल का और ओला परिवार का। इन दोनों सीटों पर जाट लैंड पर वो अब नई जाट शक्ति के तौर पर राजेंद्र बाबू और रेवत राम डांगा का वहाँ उदय हो गया, और ये कहा जा सकता है कि नए समीकरण लिख दिए। ठीक इसी तरह दौसा, जहाँ कृपालाल मीणा की प्रतिष्ठा, साख और वर्चस्व पूरी तरह दाव पर था। वहाँ एक बिल्कुल कहा जा सकता है गूदड़ी के लाल भी कह सकते हैं हम, जिनके पिता खुद 2 चुनाव हार गए थे, किशन लाल बैरवा, और राजेश पायलट परिवार के वफादार के तौर पर उनकी गिनती होती थी। उनके अपने पिता को जीतते हुए कभी नहीं देखा, लेकिन खुद जीत कर डीसी बैरवा ने यहाँ पर अपने आप में
दौसा के अंदर एक इतिहास रचा है, ये भी अपने आप में बहुत अहम बात है, क्योंकि इस जीत के भी राजनीतिक संदेश यहाँ से गया है। और देवली में लेकिन जहाँ योगी पर जी एक बात और, क्योंकि हम सुन रहे थे भाजपा के प्रत्याशी को जब डिक्लेयर हो रहा था, उन्होंने एक बात बड़ी अहम कही कि अपनों ने ही छुरा घोंपा है, तो क्या वहां पर भीतरघात की शिकार हुई है भाजपा? देखिए, भीतरघात तो हर चुनाव का पार्ट होता है, कहीं ज़्यादा होता है, कहीं कम होता है, इसको उस तरीके से नहीं देखा जा सकता। करीब 1 दर्जन चेहरे दौसा में बीजेपी का टिकट चाह रहे थे, उनमें ब्राह्मण फेसेस भी थे, उनमें गुर्जर भी थे, उनमें मीना भी थे। टिकट मिला एक जने को, कुछ नाराज भी हो सकते हैं, कुछ कम नाराज भी हो सकते हैं, लेकिन बीजेपी की पूरी 7 सीटों पर रणनीति बिल्कुल समान थी। माइक्रो मैनेजमेंट था बीजेपी का, और बहुत जबरदस्त तरीके से बीजेपी ने चुनावी व्यूह रचना तैयार की। मतलब आप सोचिए कि कांग्रेस कई जगह पर तो बिल्कुल आसपास भी नहीं थी। झुंझुनू में बिल्कुल राजेंद्र बाबू का जो चुनाव मैनेजमेंट था, उसके आसपास भी कांग्रेस का मैनेजमेंट झुंझुनू के अंदर नहीं दिखा, खीवसर में नहीं दिखा, 84 में नहीं दिखा, सलमपुर में जरूर अशोक चांदना ने वहाँ पर मैनेजमेंट का काम किया, लेकिन रघुवीर मीणा का टिकट नहीं मिलना और इतने बड़े नेता को साइडलाइन किया जाना, वो भी एक डेंट की तरह वहाँ पर काम करता हुआ नजर आया, जो दशकों से वहाँ कांग्रेस का रघुवीर मीणा के नाम फेस से थे। एक सवाल ऐड करना चाहती हूँ। रघुवीर मीणा को ऐन मौके पर जिस तरीके से मनाया गया और उसके बाद अशोक चांदना सामने आए कि नहीं मान गए रघुवीर मीणा, रेशमा मीणा के समर्थन में प्रचार प्रसार वो करेंगे। पार्टी में एक सबसे राय ली जाती है। देखिए, राय लेने का तरीका अलग है। हम कई बार समझते हैं, क्योंकि पत्रकार ये समझते हैं कि कोई बैठक होती है फिर राय ली जाती है। ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में एक तरीका है कि 1-to-1 मीटिंग होती है, फिर एक कंसेंसस डेवलप किया जाता है, कंसेंसस के बाद टीम बैठती है, टीम सारी बातों को रखती है और उसके बाद एक सबके सम विचार होते हुए एक कोई ना कोई निर्णय लिया जाता है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी में जब कोई निर्णय आता है बाहर, तो कहीं विद्रोह नहीं होता। तो इसलिए वो तरीका है, वो तरीका शुरू हो चुका है, होगा, और निश्चित तौर पे हमें बहुत ही जल्दी महाराष्ट्र के नए नेतृत्व का नाम भी पता लगेगा। इसलिए अभी से कोई अटकलें लगाना कोई ठीक नहीं लगता। बिल्कुल। राजेंद्र जी, एक टिप्पणी आपकी इस पर भी, क्योंकि भाजपा ने जीत हासिल की, मजबूती वो पहले से ही बता रही थी, लेकिन एक मजबूत विपक्ष के नाते आपको लगता है कि उतनी मजबूती के साथ आपने चुनाव लड़ा कि जीत हासिल भी हो जाती? देखिए, जिस तरीके का माहौल था उसके हिसाब से लग रहा था कि कांटे का मुकाबला होगा, लेकिन ये परिणाम जो है वास्तव में हमारे लिए और एमवीए गठबंधन के लिए चौंकाने वाले परिणाम है। क्योंकि चाहे किसानों की बदहाली की बात हो, चाहे महाराष्ट्र से जो तमाम प्रोजेक्ट्स हैं वो गुजरात जाने की बात हो, चाहे व्यक्ति विशेष के लिए पूरी मुंबई की सल्तनत और उसकी धरोहर को देने की बात हो, चाहे मतलब धारावी की बात हो, तो ये तमाम मुद्दे थे जो लग रहे थे कि पूरी तरीके से महाराष्ट्र की जनता को मतलब टच करेंगे, लेकिन ये परिणामों में नहीं दिखा। ये वास्तव में हमारे लिए बड़ी चिंताजनक बात है। लेकिन जिस तरीके से ओबीसी और मराठाओं को बांटने की कोशिश करी भाजपा ने, एक तरफ ये कहते हैं कि सब बटेंगे तो कटेंगे, एक तरफ जिस तरीके से ट्राइबल और धनगढ़ को आपस में बांटने की कोशिश की, आपने देखा होगा कि इनके जो वहां के थे नेता वो वहां पे विधानसभा के अंदर ही कूद गए थे। तो ये तमाम बातें थी, और ये तमाम बातें महाराष्ट्र की जो राजनीति थी, या भाजपा ने जिस तरीके से एनसीपी को तोड़ा, जिस तरीके से शिवसेना को तोड़ा, धनबल का प्रयोग करके या ईडी को प्रयोग करके या सीबीआई का या इनकम टैक्स का, आपको पता होगा कि वो तमाम नेता जिनके ऊपर चार्जशीट भी फाइल हो चुकी थी, जनता ने मोहर लगा दी। सुन लीजिए, जनता अगर किसी भ्रष्टाचारी को जिताती है तो क्या आप उसको मान लेते हैं? फिर कोर्ट को बंद कर दीजिए ना, फिर तो कोर्ट बंद कर दीजिए। जनता ने माना शरद पवार से ज्यादा चार्जशीट का मतलब क्या है? फिर चार्जशीट का मतलब क्या? मैं क्या कह रहा हूं आपको? फिर चार्जशीट का मतलब क्या? आप कहते थे कि मतलब 72,000 करोड़ का जो भ्रष्टाचारी है वो आपके 3 लोगों के अंदर बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, जिसको आप कहते थे कि अजीत पवार को हम कभी नहीं छोड़ेंगे। आज वो अजीत पवार आपकी सरकार के अंदर उप मुख्यमंत्री था। तो आप देखिए ना, आप देखिए उन तमाम, चाहे नारायण राणे की बात हो, चाहे हसन मुश्रीफ की बात हो, उन तमाम भ्रष्टाचारियों को क्या भाजपा के अंदर आरोप कहाँ लगा रहे हैं? ये तो आपने जनता ने बता दिया ना। चार्जशीट ईडी ने फाइल की, चार्जशीट इनकम टैक्स का फैसला क्या है? चार्जशीट सीबीआई ने फाइल की। जनता का क्या फैसला है? आपने चार्जशीट फाड़ दी, इसका मतलब जनता का क्या फैसला है? चार्जशीट जनता का क्या फैसला है? जनता का फैसला अलग है, लेकिन कानून का फैसला अपने जगह होता है। आप उन तमाम भ्रष्टाचारियों को अपने साथ आप जनता को नहीं मानते, सुप्रीम कोर्ट नहीं मानते, आप चुनाव आयोग नहीं मानते, संविधान नहीं मानते, और संसद को नहीं मानते। ये तस्वीर भी दिखा देते हैं। आप देखिए कि भूपेंद्र चौधरी यूपी बीजेपी अध्यक्ष
आप देख रहे हैं दोनों डेप्यूटी सीएम को, साथ में सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के, क्योंकि यहां पर भी योगी आदित्यनाथ के नारे, उनके विकास के काम पर जनता ने भरोसा जताया है। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन किया है। जी, 10 बूथों की रिकाउंटिंग हो चुकी है और किसी तरह की कोई गड़बड़ी वहां नहीं मिली है। यानी कि जो पहले परिणाम था वही है कांग्रेस। बिल्कुल, किसी भी बूथ की मतलब पुनर्गठन जो गणना में 10 बूथ में कोई डिफरेंस नहीं। दीपिका जी, अभी आप बात कर रहे थे कि प्रताप जी कह रहे थे मोहर लगा दी, ये बात सही है, लेकिन झारखंड का हम एक मसला देखते हैं कि वहीं जब ईडी के मामले में जेल गए थे हेमंत सोरेन, वो उनके लिए ठीक है दिनेश जी, मैं जरा रोक रही हूँ आपको, जिसका जिक्र योगेश जी कर रहे थे वो जरा खबर ले लेते हैं। दौसा विधानसभा उपचुनाव, सभी 10 पोलिंग बूथों की रिकाउंटिंग हुई, किसी भी बूथ में कोई अंतर नहीं मिला। वीवीपैट स्लीप की हो रही इन बूथों पर गणना, और यहाँ पर रिकाउंटिंग के बाद कोई भी अंतर नहीं नजर आया है। प्रताप जी, रिकाउंटिंग की मांग की गई थी, लग रहा था कि नहीं कुछ तो हुआ है, लेकिन यहाँ पर तो अब साफ है कांग्रेस जीती है। नहीं, बिल्कुल, तो जिस तरह का एकदम नैरो मार्जिन था, इसलिए कुछ आपत्तियां दर्ज की गई। हम तो जो भी निर्णय आया है, जो भी जनता ने निर्णय दिया है, उसे स्वीकार करते हैं, ऐसा नहीं है। और जो रिकाउंटिंग, क्योंकि ये एक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, अगर कोई शंका हो तो रिकाउंटिंग होती है, तो रिकाउंटिंग करवाई, और उसमें जो भी जनता ने निर्णय दिया उससे कोई हमें कोई परेशानी नहीं है, और हम स्वीकार करते हैं। जी, एक टिप्पणी आपकी। देखिए, दौसा के अंदर पूरी सरकार लगी हुई थी, मुख्यमंत्री लगे हुए थे, इनके प्रदेश अध्यक्ष लगे हुए थे, इनके कैबिनेट मंत्री देखिए मंत्री लगे हुए थे। आप देखिए, नैतिकता के नाते मुख्यमंत्री दौसा के अंदर जाके जगमोहन को वोट नहीं दिलवा पाए। ये आपको मानना पड़ेगा, ये आपको मानना पड़ेगा। किसकी जमानत जब्त थी? दौसा के अंदर जीते हैं, दौसा के अंदर हम जीते। आपका गुरूर तोड़ा है हमने, जिस तरीके से आपने वहां पे नैरेटिव बनाने की कोशिश की। आप देखिए, ये अच्छी बात हुई है। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा कैबिनेट मंत्री हैं, कृषि मंत्री हैं, किसानों की सुध ले, किसानों की सुध ले। किसानों को डीएपी चाहिए, किसानों को खेत में पानी चाहिए, किसानों को खेत में बिजली चाहिए, उनको बीज चाहिए। आज रबी का सीजन चल रहा है, कृषि मंत्री फ्री हो गए, अब कृषि मंत्री अपना कृषि मंत्रालय संभाले और प्रदेश को वास्तव में जो वादे किए थे किसानों से, या जो भी बातें हैं उनको पूरा करें। सरकार चलाए, सरकार चलाए। देश के अंदर, प्रदेश के अंदर आज स्वास्थ्य सेवाओं की क्या स्थिति? आज जो आदमी चिता पे लेटा है उसकी सांसें लौट आती है, और उसके बाद में वो अस्पताल में दम तोड़ देता है। किसी भी बूथ में कोई अंतर नहीं पाया गया है, और भारतीय जनता पार्टी से सहमत नजर आ रही है कि जो परिणाम जनता ने दिया है हम उसे स्वीकार करते हैं। कुल मिलाकर राजस्थान की अगर बात करें तो 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल कर इतिहास रच दिया है, लेकिन कांग्रेस का जिस तरीके से प्रदर्शन रहा है, वाकई में उस पर सोचने की जरूरत। सर्टिफिकेट मिलने की वो तस्वीरें खास निकल कर आएंगी और फिर कांग्रेस नेता के चेहरे पर वो उत्साह, वो खुशी साफ तौर पर नजर आएगी। दीपिका, दिनेश जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। दिनेश जी, भारतीय जनता पार्टी उपचुनावों में इतिहास बना चुकी है, क्योंकि कहा जाता था कि जो इतिहास गवाह है उपचुनावों में कांग्रेस का दबदबा रहता है, लेकिन इस बार क्या हुआ? लोकसभा के मद्देनजर अगर जो रिजल्ट देखे थे तो बड़ा उत्साह था, 11 सीटें अपने नाम की थी, फिर क्या हुआ? हरियाणा के रिजल्ट ने उत्साह डाउन कर दिया या फिर से चुनाव लड़ने के लिए लड़ा था? जी देखिए, पिछले कई सालों से ट्रेंड बना हुआ था कि पक्ष या विपक्ष में हो, अधिकतर उपचुनाव बाई इलेक्शन कांग्रेस जीत दर्ज करती है, लेकिन राजनीति के अंदर ये रिकॉर्ड बनते और टूटते रहते हैं। लेकिन कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत ही निराशाजनक और खराब रहा है। यहाँ तक कि बाप पार्टी है, उसकी परफॉर्मेंस कांग्रेस से बेस्ट रही है, क्योंकि उन्होंने 84 सीट 24,000 समथिंग वोटों से जीत दर्ज की और सलूम्बर सीट से 1,285 वोटों से वो चुनाव हारे और दूसरे नंबर पर रहे। तो कांग्रेस तो महज दौसा सीट 2,300, जो ज्यादा बड़ा अंतर नहीं है, वहां जीती है। बाकी सीटों पर उसकी हार का अंतर काफी बड़ा है। तो बाप पार्टी की परफॉर्मेंस कह सकते हैं भाजपा के बाद यहाँ बेहतर रही है। कांग्रेस में जैसा कि गुटबाजी एक सदाबहार समस्या है, समय पर टिकटों का ऐलान नहीं करना एक महामारी का रूप ले चुकी है, और उम्मीदवारों का चयन, ये 3 चीजें हैं। अब कांग्रेस को अपने रणनीति और मैनेजमेंट में बदलाव करना होगा। कांग्रेस को अभी हरियाणा चुनाव में क्या हुआ, मंथन जारी है, कब रिपोर्ट आएगी और क्या होगा, ये कांग्रेस को चीजें देखनी होगी। आप देखिए, 2 बार जब कांग्रेस यूपीए सरकार सत्ता में रही तो कांग्रेस 44 सीटों पर सिमट गई जब तीसरी बार चुनाव गई, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार लगातार 2 बार सत्ता में रही और तीसरी बार गए तो स्ट्राइक रेट रही 240 सीटें, और कांग्रेस इंडिया गठबंधन के साथ 99 सीटों पर ही कह सकते हैं कि हवा में
चली गई या खुश हो गई। और जैसा कि प्रताप जी ने बताया था, उस टाइम एक मुद्दा बनाया था संविधान और लोकतंत्र की जो प्रक्रिया है और जो दलित मतदाता है वो नैरेटिव चल गया है। लेकिन अब जातिगत जनगणना और अडानी का मसला ये पब्लिक को कनेक्ट नहीं कर रहे हैं। चलो हरियाणा में तो आपने बाबू बेटे यानी भूपेंद्र और दीपेंद्र हुड्डा पर हार का ठीकरा फोड़ दिया। अब महाराष्ट्र पर किसका हार का ठीकरा फोड़ेंगे? 7 सीटों पर राजस्थान में उपचुनाव हो रहे हैं, आपके पास 3-3 दिग्गज बिल्कुल नेता दिनेश जी कनेक्ट नहीं कर पा रहे, यही तो पूनम सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि जनता के बीच में जाकर अगर मुद्दों को गिनाया जा रहा है। इसमें दीपिका जी मैं एक चीज ऐड करता हूं कि कांग्रेस अभी चुनाव के लड़ने को ट्रेंड को नहीं समझ पा रही। आप देखिए लोकसभा चुनाव, जाहिर सी बात है सेंट्रल लीडरशिप प्रधानमंत्री के फेस पे था नरेंद्र मोदी। हरियाणा में सीटें 10 से बीजेपी की 5 हो जाती है और यही महाराष्ट्र में होता है। सबसे बड़ी पार्टी योगेश जी कांग्रेस रहती है, वहां 13 लोकसभा सीट जीतती है, महाविकास आघाड़ी होती है। लेकिन बीजेपी ने स्ट्रेटेजी चेंज करी कि भाई ऐसे पार नहीं पड़ेगी, तो स्थानीय मुद्दे, स्थानीय लीडरशिप को मजबूत किया। और उसके बाद आरएसएस से पहले जो रिश्ते उनके कैसे थे, जो बयान आए दोनों तरफ से, वो मधुर किए। और उसके बाद मैनेजमेंट देखिए, मैं झुंझुनू का बताता हूँ, जहाँ वहाँ पर मंत्री बीजेपी के साथ एक सबसे बड़ी दिक्कत, एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है उनका एक कोर वोट बैंक है जो फिक्स है, वो कभी कैंडिडेट और नेता के साथ ट्रांसफर नहीं होता और जिसको जो जिम्मेदारी दी जाती है वो वहाँ डटा रहता है, अडिग रहता है। इस पर हम बिल्कुल, और डिस्कशन यहाँ पर लगातार जारी है। लेकिन अब उत्तराखंड के बाद दिनेश जी झारखंड का जिक्र भी कर लेते हैं। झारखंड में कौन कौन से मेजर पॉइंट्स आपको नजर आते हैं जो जीत और हार में बदले हैं? भारतीय जनता पार्टी के प्रदर्शन को देखें, कांग्रेस के प्रदर्शन को देखें और खास तौर पर जेएमएम के प्रदर्शन को देखें, क्योंकि पिछली बार से बेहतर प्रदर्शन जेएमएम ने किया है। इसके 5 प्रमुख कारण हो सकते हैं। एक तो जिस तरह हेमंत सोरेन जेल में गए, वो घटनाक्रम कह सकते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और हेमंत सोरेन के लिए एक रामबाण साबित हुआ। और उसके बाद पीछे से उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने जिस तरह मोर्चा संभाला, उसके बाद मेन विधानसभा चुनाव में भी उनको आगे यहाँ पर रखा गया। और उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अगर वहाँ पर सबसे ज्यादा भीड़ उमड़ती थी तो कल्पना सोरेन की सभाओं में उमड़ती थी, यानी हेमंत सोरेन से भी ज्यादा प्रचार किया। और उन्होंने कांग्रेस का चुनाव भी जेएमएम वहां पर यहाँ लड़ रही थी। दूसरी जो मैया सम्मान योजना है, उसने हेमंत सोरेन की एक बार फिर नैया पार लगा दी। जिस तरह 18 से 50 साल की महिलाओं को हर माह 2,500 रुपये देने की घोषणा की गई और 1,000 रुपये चुनाव से पहले खाते में भी डाल दिए थे। तो ये वहां पर 29 ऐसी विधानसभा सीट है जहां पर महिलाएं पुरुषों से ज्यादा निर्णायक उनके वोट थे। और इंडिया गठबंधन उनमें से 28 सीटों पर जीत रहा है या उसने लीड ली है। तो महिला वोट बैंक इस योजना के चलते सीधे सीधे ठीक है दिनेश जी, लेकिन एक सवाल, ये जो जीत झारखंड की हम देख रहे हैं, ये किसकी जीत मानते हैं आप? कांग्रेस की जीत मान रहे हैं या फिर जेएमएम की, या फिर जो गठबंधन है उसकी? ये पूरी तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा वहां लीड कर रही थी। जैसा कि बताया, कांग्रेस का चुनाव भी वो लड़ रही थी, लेकिन कांग्रेस की पहले मान रहे थे कि कमजोर परफॉर्मेंस रह सकती है, वहां समीकरण उस पर ही टिका हुआ था वो कितनी सीटें लाती थी। लेकिन कांग्रेस वहां 16 सीटों पर लीड कर रही है या कुछ सीटें जीत चुकी है। कांग्रेस की परफॉर्मेंस ठीक रही। और जो इंडिया गठबंधन में शामिल है आरजेडी, लालू प्रसाद यादव की पार्टी, उसके भी 5 जो विधायक है वो जीत कर यहाँ पर आ रहे हैं। और इसके अलावा जो वामदल है कुछ सीटों पर वो भी चुनाव जीत रहे। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा वहां पर लीड रही, सारा मैनेजमेंट, कैंपेन, प्रचार उनका यहाँ पर था, तो ऐसे में रही। लेकिन 5 बड़ी वजह एक इसी से जुड़ा हुआ सवाल, कल्पना सोरेन का जिक्र कर रहे हैं दिनेश जी, तो क्या ये मानकर चले कि जेएमएम के पास अब एक महिला नेता के तौर पर एक मजबूत चेहरा कल्पना सोरेन का मिल चुका है? देखिए, हेमंत सोरेन ईडी की जांच के घेरे में और फिर कभी भी बुलावा ईडी का आ सकता है। और ईडी भी एक जीत का आधार बनी, क्योंकि चुनाव से ठीक पहले ताबड़तोड़ जो ईडी का शिकंजा कसा गया, उस शिकंजे को कल्पना सोरेन ने अपनी सहानुभूति के तौर पर बदलने का काम किया। तो कई बार क्या जनता सिंपैथी भी देखती है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पर ईडी के छापे पड़े थे, तो नतीजा ये रहा कि लक्ष्मणगढ़ की जनता ने उन्हें सुभाष मेहरिया को हरा दिया और उनको चुनाव जिता दिया। तो ये कई बार इस तरह के फैक्टर तात्कालिक कारण बन जाते हैं। और जेएमएम क्योंकि एक वो विचारधारा रही जिसने झारखंड राज्य की स्थापना की थी, बिल्कुल, और जो सोरेन थे जेएमएम के संस्थापक, वो एक तरह से आज भी आदिवासियों के बीच में उनका प्रभाव है। और ये प्रभाव को ही वहाँ पर आदिवासी अस्मिता के तौर पर भी देखा गया। आजसू से जो गठबंधन बीजेपी का हुआ वो उतना मुकम्मल नहीं रहा, उतना कारगर नहीं रहा। जिस तरह से महायुति जो महाराष्ट्र में रहे और तीनों जो प्रमुख दल हैं महायुति के, उन्होंने
अपनी अपनी क्षमता दिखाने का काम किया, लेकिन झारखंड में जो बीजेपी का जो गठबंधन था वो उतना मुकम्मल नहीं रहा, और यही कारण है कि अकेले सारा वजन जो है वो बीजेपी पर आ गया। तो एक तरह से झारखंड में, और जैसा कि मैया सम्मान योजना, ये अपने आप में, और मुझे कुछ लोग बता भी रहे थे कि मतदान से पहले, ठीक पहले ही मैया सम्मान योजना का जो पैसा था जी, वो गृहिणियों के खाते में गया। तो एकदम से मतदान के ठीक नज़दीक के वक्त इस तरह से वो पैसा गृहिणियों के खाते में जाता है, तो उसका भी एक तात्कालिक असर वहाँ पर गृहिणियों को या महिलाओं के अंदर देखा गया। और महिलाएं अब ताकत हो चुकी है, पहला वो जमाना नहीं रहा दीपिका, पूनम की जब महिलाओं के वोट भी दबाव में डलवाए जाते थे। अब महिलाएं स्वतंत्र रूप से वोट डालती हैं, अपना निर्णय लेती हैं, और ये अब तो घर में एक प्रत्याशी को भी वोट नहीं डलता, सब अलग अलग अपने अपने प्रत्याशी चुनते हैं। अब घर में भी, एक परिवार के अंदर भी इस तरह से पहले एक मुखिया कहता था, The manner that they have, it's a testament to the fact that my brother worked hard there, and their love for him and their trust in me. So I feel it's a great honor, and I will respect it fully. And you expect this much majority, ma'am? Huge majority. I just was happy getting the love of the people. You are elected. What your next plan, ma'am? So when you are going to get up? Now soon, in the next 2-3 days, as soon as my brother takes time. So any road show in Maharashtra? Let's see what we have. Okay, thank you. What is your plan? The project, madam? Thank you. ये चेहरे पर जो खुशी नजर आ रही थी, डेब्यू की, हाँ, जो डेब्यू की है, और कांग्रेसियों के लिए खुशी की बात इतना ही है, अधिकतर जो नेता है ऑल इंडिया के, वो सभी प्रियंका गांधी को वायलेट से लोकसभा निर्वाचित होने पर बधाई दे रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी बात, अरसे बाद, प्रताप जी मेरी बात से सहमत होगा, अरसे बाद, सालों बाद माननीय प्रधानमंत्री जी के जो जीत मिली है, 7 में से 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी के नाम, किसे जीत का श्रेय देना चाहेंगे? क्या लगता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, या फिर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर? देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर श्रेय की बात करें, क्योंकि ये उपचुनाव थे, तो इस उपचुनाव में हमारा जो नेतृत्व कर रहे थे वो एक संवेदनशील मुख्यमंत्री भजनलाल कर रहे थे जी। सामने कांग्रेस की ओर थे एक घमंडी डोटासरा, तो जनता ने घमंडी डोटासरा की जगह संवेदनशील मुख्यमंत्री को चुना। एक और एकजुट कार्यकर्ताओं की फौज थी, तो दूसरी ओर आपस में लड़ते हुए नेताओं का कुनबा था, तो एकजुट कार्यकर्ताओं की जीत है। तीसरी विचारधारा की जीत है। एक और वो जाति के नाम पर बांटने की कोशिश कर रहे थे, जातिगत जनगणना और आरक्षण को लेकर भड़काना चाहते थे, हिंदुओं को बांटना चाहते थे। हमने कहा बटेंगे तो कटेंगे, हमने कहा एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। तो हमारे इस विचार की भी जीत है। तो विचार, संगठन और नेतृत्व, इन तीनों की जीत है और जनता ने उस पर मोहर लगाई है। राजेंद्र जी, हार की जिम्मेदारी अब कोई उठाता हुआ नजर आएगा? इन्होंने तो साफ कह दिया, बीजेपी कह रही है कि घमंड था, अब नाम भी उन्होंने लिया है, तो आपको क्या लगता है? क्योंकि गुटबाजी की तो बातें पहले भी आ रही थी, समय रहते बीजेपी चेत गई, लेकिन कांग्रेस शायद उसमें मात खा गई। देखिए, मेरे एक तो दो सवाल हैं जो मैं अभी पुष्कर सिंह धामी जी को भी सुन रहा था। वो कह रहे थे कि भाई केदार घाटी में भगवान केदार की तपोभूमि के अंदर जिस तरीके से भाजपा जीती है, लेकिन ये क्या उस बात पे भी मोहर है कि जिसके लिए कहा गया था कि बाबा केदार का 200 टन से ज्यादा सोना लूट लिया भाजपा वालों ने? ये हमने नहीं कहा, ये शंकराचार्य जी ने कहा था। तो क्या ये उस पे भी मोहर है? दूसरी बात, अभी दिया कुमारी जी कह रही थी कि साहब मोदी जी की गारंटी चल गई। अरे मोदी जी की गारंटी झारखंड में नहीं चली क्या? मोदी जी की गारंटी दौसा में नहीं चली क्या? आप बात करते हैं तो आपको झारखंड में आप कांग्रेस को लेकर श्योर है क्या? कांग्रेस को लेकर श्योर है। हमारा प्रदर्शन बेहतर है हमारा प्रदर्शन। जिस तरीके से झारखंड में जाके प्रधानमंत्री जी ने विश्व वमन किया, बोला आदिवासियों को कहा कि आपकी बेटियां ले जाएंगे, घुसपैठियों की बात की, या जिस तरीके से बांटने की बात की, हमने आदिवासियों को एक ही बात कही कि हम आपके पैरोकार हैं और उन आदिवासियों ने हमारे की आप बात करें राजेंद्र जी, लेकिन बात वही सवाल वहीं पर आके खड़ा हो जाता है कि आखिर पैरोकार की बात पर विश्वास क्यों नहीं जनता जताती है? क्या निशाना साधने से ज्यादा ये नहीं मायने रखता कि अपनी स्ट्रैटेजी पर काम करना चाहिए, सोचना चाहिए कि आखिर प्रदर्शन लगातार क्यों गिर रहा है? ऐश्वर्य प्रधान हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी मुख्यालय से, पूनम, उनका रुख कर लेते हैं। ऐश्वर्य, क्योंकि जीत के
के बाद रिएक्शन तो लगातार आ रहे हैं, सुना भी रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की बात करें मुख्यालय की, तो वहां पर किस तरीके से जीत के जश्न की तैयारी, मुख्यमंत्री भी पहुंचेंगे? देखिए, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं का जुटना शुरू हो गया है। अभी कुछ देर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर तैयारियां जो है वो भारतीय जनता पार्टी के स्तर पर करवा ली गई है। लड्डुओं के पैकेट्स मंगवा लिए गए हैं, ढोल मंगवा लिए गए हैं, यहाँ पर आतिशबाजी जैसी भी तैयारियां हैं। यहाँ पर लाइटिंग के माध्यम से पूरे प्रदेश कार्यालयों को सजाया जा रहा है और यहाँ पर राधा मोहन दास अग्रवाल भी आएंगे। मदन राठौड़ सुबह से यहीं पर बैठे हुए हैं, लेकिन इन सबके बीच सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस जीत को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता में जोश है। हालांकि मंत्री जो है अपने अपने क्षेत्रों में हैं, यहाँ पर कम मंत्री हैं मौजूद, लेकिन जो मंत्री यहाँ रहेंगे वो उपस्थित रहेंगे। खुद उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी यहाँ पर आ चुकी हैं। दिया कुमारी ने मीडिया से बातचीत की, फर्स्ट इंडिया न्यूज से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया भी जीत का श्रेय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की आपने अभी कहा कि मिठाइयां मंगवा ली गई है, लड्डू मंगवा ली गए हैं, क्या इन मिठाइयों में जलेबी भी मंगवाई गई है? देखिए, जलेबियां हरियाणा में, मुझे लगता है हरियाणा में जलेबियों का ज़्यादा जिक्र था। राजस्थान में मिठाइयों के नाम पर मेरे ख्याल से लड्डुओं के पैकेट किसी मिठाई की दुकान से मंगवाए गए हैं। हालांकि वो अंदाज एक अलग अंदाज होता है जब बड़ी संख्या में लड्डू यहाँ पर बनना शुरू हो जाते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी प्रदेश मुख्यालय में कार्यकर्ताओं का एक हुजूम है। आप सामने की तरफ देखेंगे, धीरे धीरे करके कार्यकर्ता इकट्ठा हो रहे हैं और कार्यकर्ताओं में जोश इस बात को लेकर है कि यहाँ पर ओंकार सिंह लखावत जो हैं वो मेरे साथ मौजूद है। ये बूथ मैनेजमेंट का काम या संगठन के काम के महारथी हैं और संगठन में मैं बरसों से इन्हें देखता हूं। जब भी चुनाव होते हैं तो इन्हें जिम्मेदारी दी जाती है। क्या मानते हैं आप, एक लाइन में अगर हम बोलें तो किस तरीके से देखते हैं इस जीत को? ये जनता का आशीर्वाद है, कार्यकर्ता का परिश्रम है और नेताओं ने की व्यूहरचना है। माननीय मोदी जी का जो देश भर में प्रभाव है उसका प्रभाव है। यहाँ पर जो आपकी सरकार के 11 महीने के कामकाज है उनका कितना प्रभाव? निश्चित रूप से 80% वही है। सरकार का प्रभाव 80%। कुछ सहयोग कार्यकर्ता लगे, समाज लगे, तो हो गया। देखिए, यहाँ पर माइक जो है वो लगा दिए गए हैं। महिला मोर्चा की कई कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है, बहुत सारी कार्यकर्ता मौजूद है, इनसे बातचीत करेंगे। क्या कहोगे अंजू जी? ये एक प्रत्याशित परिणाम है और हमने अपने खाते में सीटें प्लस की हैं। इसका बहुत उत्साह है कार्यकर्ताओं में। आप देख सकते हैं माहौल ऐसा अच्छा है। माननीय भजनलाल जी सरकार के कार्य पर जनता ने अपनी मोहर लगा दी है और मदन राठौड़ जी का जो कुशल नेतृत्व रहा, महिला मोर्चा ने जमकर काम किया, उसका नतीजा सबके सामने। क्या कहेंगे चारू जी? बस बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ बीजेपी कार्यालय आकर। जो जनता ने हमको मैंडेट दिया है उससे ऐसा लग रहा है कि भजनलाल सरकार बहुत आगे विकास के कार्य करने में सक्षम रहेगी। यहाँ पर अब कार्यकर्ताओं के पास तक हम पहुँचते हैं धीरे धीरे। यहाँ पर कार्यकर्ताओं का इकट्ठा होना तो शुरू हुआ है। थोड़ी देर बाद कार्यकर्ता जो है वो ठीक ठाक सी संख्या में यहाँ पहुँच जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। फिलहाल यहाँ पर भारतीय जनता एक बार फिर से चर्चा को शुरू कर लेते हैं पूरब, क्योंकि डिस्कशन हो रहा है जीत हार पर, रणनीति पर, मंथन पर। राजेंद्र जी, कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन सवाल तो ये भी है कि ये प्रदर्शन जो खराब हो रहा है इस पर मंथन सही तरीके से नहीं किया जा रहा है। ऐसा प्रदर्शन अगर रहेगा कांग्रेस का तो कहीं ना कहीं पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल भी टूटेगा। देखिए दीपिका जी, जहाँ तक इस चुनाव के परिणाम की बात है तो ये मिश्रित चुनाव परिणाम है, जिसके अंदर झारखंड के अंदर हमारी सत्ता में वापसी हुई है और महाराष्ट्र के अंदर हम लोगों के आशा के अनुरूप परिणाम नहीं है, क्योंकि जिस तरीके के परिणामों की अपेक्षा थी और जिस तरीके का जनता का माइंडसेट था या रुझान थे उसके अनुसार नहीं आए। तो निश्चित रूप से उन तमाम कारणों का विश्लेषण भी किया जाएगा और देखा जाएगा कि ये परिणाम ऐसे क्यों आए। लेकिन दीपिका जी, हमें यहाँ पे ये भी समझना पड़ेगा कि इस चुनाव के अंदर एक बहुत ही दुखद चीज जो हुई, कुंदरकी के अंदर एक पुलिस का इंस्पेक्टर एक महिला के ऊपर बंदूक तानकर उनको वोट देने से रोकता हुआ पाया गया। लेकिन उसके ऊपर उस वीडियो की सच्चाई ये भी थी कि जो महिलाओं को रोक रहे थे पुलिस तानकर, उनके हाथों में पत्थर थे। मेरी बात सुनिए। नहीं, पत्थर मैंने उनमें से किसी महिला उनके हाथ में, उनके सुन लीजिए पूनम जी, सुन लीजिए,
इसलिए उस बात को तो छोड़ आपने दीजिए पत्थर सर। कहा ना, वो आपने चुनाव आयोग देखेगा, पुलिस प्रशासन मेरी देखेगा। बात तो सर, सुन लीजिए ना, उस बात को मैंने छोड़ दीजिए, वो उस उसकी महिला जिसकी के हाथ सच्चाई नहीं है, में, उस जो महिला के जांच हाथ में का विषय है, आधार उस कार्ड पर हम था, चर्चा नहीं उस करेंगे। महिला के सर, हाथ वहां महाराष्ट्र पत्थर में- पड़े हुए थे। महाराष्ट्र में क्या दिक्कत हो गई? ऐसा तो नहीं कि उत्तर देखिए, ठाकरे गलत ये नहीं गठबंधन सुधरेगा। देखिए, से- अगर जनता किसी को को हमेशा ये सर- अगर किसी को उनको वोट वोट देने से रोका जाता है, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग ये किया जाता सुधरेंगे है, नहीं। वोट के नाम पे गुंडागर्दी की पत्थरबाजी जाती है करेगा वर्दी तो के फिर क्या अंदर। किया जाएगा सर? अरे पुलिस सुधरो का काम भाई है साहब। रोकना। सुधरो। अरे कमाल करते हो, उनके हाथ में सुधरो। कागज से थे, रोकना नहीं, आप उनको हिंसा पत्थर करने बोल से रहे हैं, रोकना, उनके हाथ हिंसा में करने कागज से थे। रोकना। अगर आपके पास वीडियो तो चलाइए दोबारा इस पे, चलाइए, आप बताइए ना, चलाइए। अगर पत्थर है तो वो मैं नहीं है। नहीं नहीं, गलत बात नहीं, गलत बात नहीं चलेगी। सारे प्लेटफॉर्म रिजल्ट आ गए, वही तो दुखद है, सर, वही तो सर, दुखद है हाँ। कि सरकारी मशीनरी का जिस तरीके से दुरुपयोग किया गया। और एक तो और बात सुनिए, महाराष्ट्र के अंदर योगी आदित्यनाथ जाके चुनाव सर, झारखंड की जीत का जश्न सुन लीजिए, है, तो सुन हार लीजिए, को स्वीकार सुन करना भी लीजिए, चाहिए। सुन लीजिए, जहां हार हुई यूपी है, के उस पर मंथन कैसे होगा? सुन सर, ये लीजिए ना, बताइए। सुन ये तो जांच का लीजिए, विषय है, जांच सुन के तो बाद सारी लीजिए, तस्वीर साफ हो सुन जाएगी। तो लीजिए। सर, सवाल का जवाब दीजिए। मेरी बातों को बात घुमाइए सुनिए मत। तो सही ना। नहीं सर, बात को योगी घुमाइए मत। आदित्यनाथ बात करता जाके महाराष्ट्र के अंदर चुनाव प्रचार करते हैं, बटेंगे तो कटेंगे। अरे उसी उत्तर प्रदेश और बिहार के युवा वहां पे रोजगार लेते हैं, वहां पे जाके माहौल खराब करते हैं। अपने प्रदेश में अपने प्रदेश में युवाओं को रोजगार नहीं दे सकते, अपने प्रदेश में युवाओं को रोजगार नहीं दे सकते, और वहां जाके कहते हैं साहब युवाओं को भड़काने का काम करते हैं। राजेंद्र जी, आप बहुत ही आप बताइए, आप बहुत ही मुझे एक विद्वान हैं। बात बताइए, एक मिनट सुनिए, क्या योगी विद्वान हैं, आप आदित्यनाथ सुनिए। अब तो रिजल्ट आ यूपी गया के ना। अंदर हम गंभीर युवाओं चर्चा को करें। रोजगार देने में कामयाब हुए? आप जवाब दीजिए। आप बताइए ना, हम गंभीर चर्चा आप करें ना। ये मैं बताता हूं, मैं बताता हूं। मैं बता रहा हूं। महाराष्ट्र में जाके मैं बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं। नफरत फैलाने का क्या हक है? बताइए ना, लेकिन सर, महाराष्ट्र के जिसको अंदर चुनना था, चुन जय लिया ना बोलने का सर। क्या हक है? सर, जनता हाँ, ने सुनिए। जिसको चुना था, चुन देखिए, लिया। प्रताप पुनः राज जी। मेरा ये कहना है कि पिछले 75 सालों से जो भारत की राजनीति है वो विदेशियों के द्वारा नैरेटिव पर पूरी चली है। जाति में बांटो, आरक्षण में बांटो, देश के खिलाफ नैरेटिव खड़े किए गए। और अमृतकाल में हमने इस नैरेटिव को बदला है। झारखंड का चुनाव बांग्लादेशी घुसपैठियों ने, जिन्होंने वहां के महिलाओं से जाति करके आदिवासियों की जमीन पर कब्जा कर लिया, वहां धनबाद के विषय को लेकर हमने किया। देखिए, हमने नैरेटिव को बदला है, नैरेटिव बदला है। ये चुनाव की है, जनता हमारे नैरेटिव पर मोहर लगा रही है। सर, वीडियो के बारे में चर्चा करते हैं। प्रताप राज जी, माफी के साथ मैं रोकना चाहूंगी। योगेश जी, वो वीडियो जो वायरल हुआ, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, आधी चीजें भी वायरल हो जाती है, फेक चीजें भी वायरल हो जाती है, लेकिन अगर पूरे वीडियो को अगर हम समझे, सिर्फ फोटो नहीं, जो पुलिस पिस्टल तानती हुई खड़ी हो रही है, लेकिन उस वीडियो को सर आपने भी देखा होगा, एक्सपर्ट कमेंट लेना चाहेंगे। देखिए, हम कह सकते हैं कि राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप इस तरह के सामने आते हैं जब इस तरह के सोशल मीडिया पर चीज़ें वायरल होती है। और सोशल मीडिया के कारण कई बार आपने देखा ही होगा कि अतिशयोक्तिपूर्ण चीज़ें भी सामने आ जाती हैं, जो पूरे सामाजिक और राजनीतिक वातावरण को दूषित करने का काम करती है। राजनीति और राजनेता को इन सब बातों से ऊपर उठकर यहाँ पर काम करने की आवश्यकता है और इसी सोच के साथ काम करना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लिए इसलिए बात कहना चाहूँगा कि बहुत पुराना दल है और आज़ादी से भी पहले का दल, मतलब 100 साल से भी अधिक हो गए। और बीजेपी 1980 में बनी और उसके बाद बीजेपी ने जिस तरह राइज किया है और जिस तरह से काडर को खड़ा किया है और दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक सदस्यों की वो पार्टी बन गई, तो वो क्यों बन गई, किस तरह बन गई, कैसे वहाँ संगठन की रीति नीति पंचनिष्ठाएँ काम करती है, उससे सीखते हुए कांग्रेस को काडर अपना मजबूत करना चाहिए और हार से सबक लेना चाहिए और केवल गणेश परिक्रमा नेताओं की करके मतलब करने की जो परंपरा है उसको छोड़ना चाहिए। आज कोई सोच सकता था कि एक बार का विधायक राजस्थान का मुख्यमंत्री बन जाएगा, मदन राठौड़ बीजेपी के अध्यक्ष बन जाएंगे। तो ये जो लीग से अलग हटकर निर्णय करने का जो नेतृत्व क्षमता है वो होने की आवश्यकता है। और ये वाकई में ये सोचनीय विषय, राजेंद्र जी आप बहुत गंभीरता के साथ सोचते भी हैं, निर्णय ये ले नहीं सकते लेकिन पार्टी फोरम पे आंतरिक तौर पर अपनी बात जरूर रखते होंगे। ये कांग्रेस का कालखंड रहा, लंबा कालखंड रहा। सबसे पहली बात तो यही थी कि अभी तक जो हार मिली थी विधानसभा चुनाव की, उस पर ठीक से मंथन नहीं हुआ कि वो क्यों हारे, क्यों सत्ता से बाहर हो गई कांग्रेस, अशोक गहलोत की सत्ता कैसे
मतलब इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं होने के बावजूद वो सत्ता से बाहर। आज एक मैया योजना सम्मान झारखंड में सरकार ले आती है। अशोक गहलोत तो अनेकों ऐसी योजनाएं दी अपने राज के अंदर, और कहा जा सकता है कि वो योजनाएं दी जो आज लोग याद करते हैं कि खासतौर से मेडिकल हेल्थ में, शिक्षा के अंदर। लेकिन क्या वो वोटों में तब्दील कर पाए? क्या वो विकास के आधारशिला पर वोट ले पाए? वो आपस में ही पूरे 5 साल सचिन पायलट की बगावत और उसके बाद बाड़ेबंदी, इसी में पूरे 5 साल सरकार को बचाने में जूझते हुए नजर आए। तो ये एक कहा जा सकता है राष्ट्रीय नेतृत्व कांग्रेस पार्टी का, जो एक जमाने में हुआ करता था, इंदिरा गांधी जो कह देती थी वो नीचे तक वही इम्प्लीमेंट होता था। राजीव गांधी, संजय गांधी जो कहते थे वो नीचे तक होता था, सब बात मानते थे। वैसे हालात अब नहीं रहे, और इसके कौन जिम्मेदार है क्या है वो अलग बात है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्त 24/7 संगठन काम करता है। 365 दिन संगठन के कार्यक्रम होते हैं। कुछ अच्छी सीखने को मिलती है और तो सीख लेनी भी चाहिए। देख तो वैसे सीखने में गलत भी नहीं है। मैं जो देख रहा हूँ हार बता रहा जीत का हूँ। जिम्मेदार प्रदेश कौन है कांग्रेस पूनम? कार्यालय में लेकिन जिम्मेदारी कौन लेता है? अगर हारते हैं तो जिम्मेदारी कौन लेता है? अगर जीतते हैं तो ये सामूहिक जीत होती है। लेकिन बात अगर मुद्दों की कर ले, योजनाओं की कर ले, तो ऐसा भी हुआ है कहीं पर मुद्दे और योजनाएं काम करते हैं, लेकिन ऐसा भी हमने देखा है कि मुद्दे और योजना कहीं पर काम नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ कर झारखंड की अगर बात कर ले, योगी जी जिस तरीके से कह रहे हैं मैया योजना काम किया है, इसका मतलब यह है कि महिलाओं की भागीदारी अच्छी खासी रही है इस चुनाव में। जबकि पूनम आप देखिए कि सत्ता आई, सुरेंद्र पाल टीटी को मंत्री बना दिया, और एक भारी चूक थी बीजेपी की, बिल्कुल थी, और उसके बाद उसका चुनाव खामियाजा लड़ाया, भी भुगतना पड़ा। उसके बाद चुनाव लड़ाया, लेकिन कर्णपुर की जनता ने चुनाव हरा दिया, रूबी को जिता दिया, कांग्रेस जीती। मतलब सत्ता आने के बाद बीजेपी पहला उपचुनाव होता है, कांग्रेस ठीक है सर, इस जीतती है। चर्चा को हम आगे भी जारी रखेंगे। आप सभी का बहुत शुक्रिया फिलहाल इस चर्चा में शामिल होने के लिए, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण सुबह 5 बजे से फर्स्ट इंडिया आपको हर एक अपडेट बता रहा था, बेहद महत्वपूर्ण था। कईयों की प्रतिष्ठा दीपिका दांव पर लगी थी और बहुत कुछ वो बयां करता हुआ नजर आया। ये हार और जीत नहीं, ये प्रतिष्ठा का भी सवाल था दीपिका। बिल्कुल प्रतिष्ठा का सवाल था, लेकिन तस्वीर पूरी तरीके से क्लियर हो चुकी है। परिणाम किस तरीके से आए हैं वो दर्शकों के सामने हमने रखा है।